दूसरे हिस्से के पहले पॉइंट पे चल रहे हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हें क्या पढ़ना है सबसे पहले कि वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। वो पूरा का पूरा मैप देख लो, तुम थोड़ा सा लाइन में आ जाओगे ना, वो लाइन बिगड़ जाता है उसके बिना, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है उसके बिना। ध्यान से देखें पहले। अपन लोग स्टेप 2 यानी कि प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज और डी ब्लॉक एलिमेंट, और टोटली याद करने सिस्टम है पर फिलहाल इतना भी नहीं, मतलब अच्छा ही है। और उसमें भी पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बेसिक जानकारी। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मेटल के बारे में उसके देख के बता देती हैं तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इस बात को पॉइंटों में लिखें तो सबसे पहली बात, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लोग पाए जाते हैं, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, हाईली मेलेबल कह सकते हो, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करता हूँ हाईली क्या इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, पहली चीज। दोबारा में लिखेंगे मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको अपन लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन पे हथौड़ा मारने पर वो टूटेंगे नहीं, वो बिखरेंगे नहीं। जैसे कि कोयले पे हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा, अगर तुमने किसी लोहे पे हथौड़ा मारा लगातार मारा तो वो टूटेगा नहीं, वो फैलना स्टार्ट करेगा। तो मेलेबल, तुम उनको तारों में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि डक्टाइल भी होते हैं, वो लस्टरस भी होते हैं, चमकीले भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली काम पे आती है हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इस बात का जो भी मतलब है वो तुम अब जानोगे, क्योंकि तुम में से किसी को भी इस बात का मतलब बेसिकली नहीं पता सच में कि ये इंथैल्पी और एटमाइजेशन क्या चीज है। और ये सभी किसके बारे में बात चल रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको ध्यान रखें, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये। इसमें कुछ काम के एक्सेप्शन भी थे जो मैं तुमसे बोले थे, है ना। पहले इस चीज को सिस्टमेटिक वे में तरीके से इसके अरेंजमेंट करके लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें ये चैप्टर बहुत बड़ी तरह से याद करना होगा, कुछ समझ के याद होगा, कोई तरीका नहीं है उसका। अच्छा, और इन सभी पॉइंटों में एक्सेप्शन कौन है, मतलब अपन लोगों ने ये जो पॉइंट पढ़े हैं कि सब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा कुछ। इन सभी में कुछ काम के एक्सेप्शन है, मतलब जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं वो कौन से लोग हैं वो सुने। इन सभी में एक्सेप्शन, इन सभी में एक्सेप्शंस हैं जिंक, कैडमियम और एच यानी कि मरकरी। तुम लोगों ने मरकरी ध्यान से देखा ही होगा कभी ना कभी। तो मरकरी की स्टेट क्या पाई जाती है, लिक्विड। तो वो हाई मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है, वो मेलेबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। तो बात ये कि ये वो है जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें भी एक सवाल निकल के आता है, क्यों आखिर जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं फॉलो करते इन सारी बातों को। ये तुम्हें ध्यान होना ही होना चाहिए। अगर तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कम लग रही है तो कितना ही बढ़वा सकते हो, कितना ही बढ़वा सकते हो। जैसे कि तुम लोग उसमें लिखवा सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सारे मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन होता है इनमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगी इसमें, इनमें हीट कंडक्टेंस काफी अच्छी होती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि रिदमिक वे में आ जाओ। रिदमिक वे ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेलेबल है, डक्टाइल है, लस्टरस है, डक्टाइल है, लस्टरस है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है, इस बात का मतलब जानेंगे। लेकिन हार्ड होंगे और बिजली कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनमें नहीं पाई जाती हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। और सवाल है कि क्यों नहीं करते। दो सवाल है पहला, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। पहला सवाल कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये क्या चीज है, और दूसरा सवाल कि जिंक, कैडमियम और मरकरी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो क्यों नहीं करते। बस, और इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है।
इन दोनों सवालों का एक कॉमन आंसर है, वो कॉमन आंसर समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात है, ये बताओ कि जिसकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब अगर हम किसी भी गाड़ी को, किसी भी ट्रैक्टरों को एक रस्सी से बांधे तो ज्यादा मजबूती है कि 10 से बांधे तो ज्यादा मजबूती है? बेसिक सी बात। अच्छा, जब मजबूती ज्यादा होगी तो उनको तोड़ना मुश्किल है। अगर मजबूती ज्यादा उनको तोड़ना मुश्किल है, अगर तोड़ना मुश्किल है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जिनको तोड़ना आसान है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। तो कुल मिला के बात ये कि जो बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। जो बॉन्ड कम बनाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो। इसी बात को ध्यान रखते हुए तुम्हें इन टॉपिकों को ध्यान से समझना है, तरीके से ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं 2 सवालों के जवाब दूंगा मैं। पहला सवाल कि आखिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, और एक्सेप्शन के अंदर कि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्यों फॉलो नहीं करते प्रॉपर्टीज को, क्यों ये सॉफ्ट होते हैं, क्यों ये लो कंडक्टेंस या फिर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। इन सवालों के जवाब ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम लोग बहुत गौर करके देखते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेक किए गए तो इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक, ये आखिरी वाले लिख रहा हूं, पूरे नहीं। इसका कितना होता है? 4s2 3d1, 4s2 3d1, जबकि इसका हो जाएगा 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, इसका 4s1 3d5, इस वाले का 4s2 3d5, वापस से इस वाले का 4s2 3d6, दोबारा से 4s2 3d7, वापस से 4s2 3d8, इसका 4s1 3d10 और इसका 4s2 3d10। अब एक एक करके ये बताएं कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हार्ड होना ना होना, ये सारी बात है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी एटमाइजेशन, हार्ड और सॉफ्ट होना, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन, ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, ऐसा कह लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, इन d ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग पर डिपेंड करेंगी। उसी बात को एक बात में कन्वर्ट किया जाता है, बॉन्डिंग पे डिपेंड करेंगी, बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग ज्यादा वो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जरा बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने डी में? 1। डी में कुल कितने होने चाहिए? टोटल 10। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 2। यहाँ पे अनपेयर्ड 3, यहाँ पे अनपेयर्ड 5। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन और लगेगा, पर अनपेयर्ड 5 है। चलो, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं? 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और घूम के बच गया 6, तो खाली कितने बचे? 4 अनपेयर्ड है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 3, यहाँ पे अनपेयर्ड 2, यहाँ पे अनपेयर्ड 1 है। एस में तो है कम से कम, लेकिन चलो 0 है वैसे तो, मतलब नंबर तो 0 है। इसमें अनपेयर्ड 2 नहीं 0 है, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड कहां पे है? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड, तो ये बॉन्ड बनाएगा, इस पे 1 अनपेयर्ड है, ये बॉन्ड बनाएगा, इससे बेटर बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ये भी बनाएगा, ये बनाएगा, लेकिन दोबारा से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म होती चली जाएगी, और इसमें तो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। जो बॉन्ड अच्छा बनाते हैं, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ऐसा कह लो। एंथैल्पी एटमाइजेशन अच्छी होती है, हार्ड होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। इसमें से सब कौन है जो बॉन्ड नहीं बनाएगा? जिंक, क्योंकि उस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो अगर जिंक बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए जिंक के पास में डी ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट के अंदर, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट यानी कि जब हमने इस पे से इलेक्ट्रॉन छीने झपटी नहीं करी है, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड नहीं है,
अनपेयर्ड नहीं है, और क्योंकि इस पे अनपेयर्ड नहीं है इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो है। ये सॉफ्ट है, इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है, इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना सकता। इस बात को ध्यान रखें, जो बॉन्ड बना सकते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए ये वाले लो है। हर खेल में हार्डनेस में लो है, इंथैल्पी एटमाइजेशन में लो है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी लो है। सब कुछ डिपेंड करेगा उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और बॉन्डिंग कैपेसिटी पर। इसकी लो है, इसीलिए इसमें ये हर मामले में लो हो गया। अब ध्यान से बात सुनो कि ये इंथैल्पी एटमाइजेशन क्या है। मैंने तुम्हें एक सवाल का जवाब दिया, क्या कैडमियम में मरकरी में सेम रीजन आता होगा? बिल्कुल सेम रीजन आता है, क्योंकि अगर तुम गौर से देखोगे तब तुम्हें बात समझ में आएगी कि जिंक के नीचे ही कैडमियम और कैडमियम के नीचे ही मरकरी है, तो ये एक ही फैमिली से लगभग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम बैठेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, अगर नहीं बचेंगे तो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगी। बॉन्ड बनाने से स्ट्रॉन्गनेस आती है, तो बॉन्ड नहीं है तो कोई स्ट्रॉन्गनेस भी नहीं है उसके अंदर। इसीलिए ये रीजन सब में वैलिड रहेगा, ध्यान रखना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करेंगी? कुल मिला के सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करेंगी? बॉन्ड पे। और बॉन्ड बनाने के लिए क्या होने चाहिए? खाली जगह होनी चाहिए जहां पे कोई आके थम सके, रुक सके, बॉन्ड बन सके। वही नहीं है तो कोई संभावना भी नहीं है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। इसलिए 3 एक्सेप्शन लगाता, जिंक कैडमियम मत करें। तो पहले सवाल का जवाब दिया कि ये क्या है। अब बाय खत्म होता है, दूसरा सवाल, ठीक है। बाय तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा। दूसरा सवाल ये कि सब ये भाई साहब ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या चीज है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो सुनो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत सिंपल है, किसी भी मेटल की स्टेट बदलना, उसके एटम्स को दूर करना, बस खत्म। जैसे कि बहुत छोटे सवाल का जवाब जो तुम दे सकते हो, आइस, वाटर और वेपर। पानी के मॉलिक्यूल्स का स्पेस सबसे कम किसमें है? आइस में। उससे ज्यादा किसमें है स्पेस? वाटर में। और उससे ज्यादा स्पेस किसमें? गैस में। जब स्पेस बढ़ेगा तो उसकी स्टेट बदलेगी। स्टेट बदलने का मतलब है कि स्पेस बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड से लिक्विड, और बढ़ाओगे तो लिक्विड से गैस होगा। तो हमने एटम्स के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए उसको क्या दी होगी? पक्का एनर्जी, हीट। भाई बर्फ को अगर तुम्हें स्टेट कन्वर्ट करनी है तो उसके एटम्स को अलग करना पड़ेगा, और उसके एटम्स को अलग करने के लिए तुम्हें उसको क्या देनी पड़ेगी? हीट। जितनी ज्यादा हीट मिलेगी उसके एटम उतने ही दूर होंगे, और एटम के दूर होने पे उसकी स्टेट लगातार चेंज होगी। इसी एंथैल्पी, इसी एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। एंथैल्पी यानी कि एनर्जी जो तुमने उसके एटम्स को दी, जिससे कि उसके एटम्स में स्पेस क्रिएट हो, उसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो सबसे पहली बात, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने। अगर हमारे पास में कोई भी मेटल है जिसकी स्टेट है सॉलिड, और तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं गैस में, गैस में कन्वर्ट करना, तो तुम्हें उसको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। उस एनर्जी से उसके एटम्स के, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या क्रिएट होगा? स्पेस। और स्पेस क्रिएट होने पर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही मान के चलो कि दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यही होती है। अब ये बताओ कि कम एनर्जी में कौन मानेगा? जिनकी बॉन्ड मजबूत है या जिनकी बॉन्ड कमजोर है? कम एनर्जी में कौन मानेगा? जिनके बॉन्ड कमजोर है। और जिनके बॉन्ड ही नहीं है वो तो हल्के हाथ से मान जाएंगे। भाई जो आदमी अच्छे से 10-20 लोगों को जकड़ के रखा है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जो आदमी किसी के साथ जकड़ के नहीं बैठा है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा कौन है जो किसी को पकड़ के नहीं बैठा, जो किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा? ऐसा कौन है? जिंक। तो जिंक किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, इसीलिए उसको स्टेट को बदलने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। जिंक, मतलब मैं नो बॉन्डिंग वर्ड का इस्तेमाल तो कर रहा हूं, लेकिन असली जवाब ये है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जिंक के पास कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर कोई बॉन्डिंग नहीं है, नॉर्मल स्टेट में बैठे होने पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इसकी स्टेट को बदलने की दिक्कत भी नहीं है। इसीलिए इसकी एंथैल्पी
ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि एटम्स को दूर करने के लिए दी गई ऊर्जा कम है, कम चाहिए इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। जरा यहां ध्यान से बताएं, यहाँ पे एनर्जी लगातार बढ़ेगी या घटेगी? मतलब इसके पास एक है तो ये एक आदमी को पकड़ के बैठ सकता है, ये दो को, ये तीन को, ये पांच को। तो अगर तुम्हें इनको तोड़ना पड़ जाए तो ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? पांच में। उससे कम कहां देनी पड़ेगी? तीन में। उससे कम दो में। उससे कम एक में। तोड़ने के लिए मतलब तुम्हें एक रस्सी काटनी है, दो काटनी है, तीन काटनी है, पांच काटनी है। ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? पांच को काटने हैं, मतलब उसको पिघलाने के लिए, जिसके बॉन्ड ज्यादा है उसको पिघलाने के लिए, उसकी स्टेट को बदलवाने के लिए, उसके एटम्स के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर नॉर्मली सोचते हैं स्कैंडियम से जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगातार इंक्रीज करेगा और उसको लगातार फिर से डिक्रीज करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी के साथ में टूटेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक है तो एनर्जी लगेगी, यहाँ ज्यादा लगेगी तोड़ने में क्योंकि दो बॉन्ड है, यहाँ और लगेगी, यहाँ पे और लगेगी, और फिर उसके बाद में लगातार इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो डिक्रीज करेगा। यानी कि मैं इस बात को मैं लिख देता हूँ, हालांकि बीच में एक जगह पे ग्राफिकली समझ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल लिख देता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले तो क्या करेगी? इंक्रीजेस फर्स्ट, मतलब पहले हाफ में तो इंक्रीज करेगी और उसके बाद में देन डिक्रीजेस, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके हिसाब से अगर तुम सोचो तो मैक्सिमम किसकी आनी चाहिए? ज्यादा एनर्जी किस में आएगी सबसे ज्यादा? सीआर या एमएन में से कोई एक होगा आंसर। अब इनमें से कौन होगा? दोनों पांच पांच, सीआर और एमएन में भी कौन होगा? ये सवाल है ना। दिस इज कॉल्ड डी एंड ब्लॉक एलिमेंट कि सीआर और एमएन में से सबको एक है, ये तो पक्का श्योर हूं मैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, पांच पांच। ज्यादा बॉन्ड है, पांच पांच बॉन्ड बनेंगे, पांच और 10 काटने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पर अब ऑप्शन में अगर चार ऑप्शन है, सीआर, एमएन और एक आगे का एक पीछे का, अब आंसर क्या चुनना है? दो तो काट दिए, सीआर और एमएन का जवाब है ना। उसमें थोड़ा समय है, रुक जाओ, पहले इस बात को समझे कि मैंने तुमसे दो सवाल पूछे, दोनों के जवाब दिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करेंगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मोटी मोटी बात। उसी में बातें ये निकल के आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते टाइम पे दो लोगों ने उन प्रॉपर्टीज को मानने से इनकार किया, तो हमने पहले तो उन दोनों का रीजन जाना, पहले उस बात का रीजन जाना कि क्यों मना किया उन्होंने, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना सकते, तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और दूसरा फिर ये भी जाना कि एंथैल्पी एटमाइजेशन किसे कहते हैं। मोटा मोटा बस यही है कि स्टेट को बदलने के लिए तुम्हें हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसके एटम्स को दूर करने के लिए। तो जो ज्यादा एनर्जी लेंगे उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, जो कम लेंगे कम है, और डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कुल मिला के किस पर? बॉन्डिंग पर। कई बॉन्डिंग करते ही नहीं है, नहीं करते हैं पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। नो बॉन्डिंग तो नहीं है, जिंक के एलिमेंट बनते हैं पर नॉर्मली नहीं बनते हैं, तो बॉन्डिंग करेंगे बाद में करेंगे। पहली चीज तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होता है। दूसरा समय, अब इसमें ऐसे क्या रीड कर लोगे इतना, है ना, मतलब रीड ही तो कर लोगे, चीजों को समझने समझाने के लिए वो ब्रेन चाहिए थोड़ा सा। हर टॉपिक को डिस्क्लोज करते टाइम पे तुम एक फाइनल पॉइंट लिखा कर दोगे हमेशा। जैसे कि अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करने से पहले उसके लिए एक वर्ड लिख देता हूं, वो ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए काम का वर्ड, ये किस बात पे डिपेंड करेंगी? बस एक शब्द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस ये याद होना चाहिए, सब याद हो जाता है। डिपेंड किस बात पे करेंगी? डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पर, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेंगे। इस चीज को लिख लो, एक खेल तो यहां खत्म किया। अब अगले चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात चलेगी तुम्हें रीजन में डी ऑर्बिटल्स के होने और ना होने का हिसाब किताब रखना होगा, ठीक है? एक्सेप्ट। अब सुनो, ऐसी अगला है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस।
हाँ जी, हाँ जी, इसका रिजल्ट क्या रहा था 10th में? अच्छा, स्कूल में था पहले। क्या स्ट्रीम चुननी है 11th में इसको? दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब ज़्यादा चाहिए, जैसे 10th का रिजल्ट एवरेज रहा है और फिर भी साइंस लेते हो, आगे समस्या है उससे बढ़िया। 10th तक तो साइंस, 10th तक तो सब कॉमन ही होते हैं। 11th में तो स्ट्रीम अलग से डिसाइड करनी पड़ेगी, बात है कि अगर ले भी लेगा आप, तो आगे अगर दिक्कत आई फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मतलब उसका मतलब कितना होता है, मतलब कॉमन सी चाहिए इसके लिए। एडमिशन आप स्कूल खोलेंगे 1 तारीख से, प्रोग्राम 3 तारीख का। नहीं नहीं, आप आइएगा 2 या 3 महीने को। हाँ हाँ जी, हाँ अभी अभी वहीं पे हूँ, इधर ही हूँ मैं, स्कूल के पास में। नहीं नहीं, इधर इधर वहाँ ही है। आप आइएगा उस दिन विजिट करें, अभी तक मैं वहीं पे हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन ध्यान से अगला पॉइंट लिखो, एटॉमिक रेडियाई बी। बी पॉइंट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। मतलब खींच के रखने पड़ेंगी चीजें, मतलब स्टार्टिंग की 4-5 प्रॉपर्टीज तो बहुत लेंदी। पहले सवाल, एटॉमिक रेडियाई में और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस है वो सुनो। अपन लोगों ने मेटल लिखा सोडियम, हालांकि सोडियम अपना डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, फिर भी लिखा, जानबूझ के लिखा। सोडियम का नंबर कितना होता है याद है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 281, 2 8 एक इलेक्ट्रॉन बटेंगे। अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूं ग्राउंड स्टेट में ले जाऊं, तो पहली बात तो सभी लोग आज ये भी जान जाए ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं और एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं। मैं ये बात डी ब्लॉक एलिमेंट पे करनी चाहिए थी, पर कर नहीं रहा हूं, है ना। एक ध्यान से बात सुने, अगर अपन लोग उसको आराम से शांति से ड्रॉ कर ले, तो तुम्हारे पास में ये बीचों बीच में एक चीज पाई जाती है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर होते हैं ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर। अच्छा, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ध्यान से देखना। पहले वाले घूमेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगले वाले कितने घूमेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले कितने, 1। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई मैंने सोडियम से +1 किया, +1 यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो कितना बन जाएगा इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन, 2 8, और कुछ नहीं। अगर इसकी शेप को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, तो अपने पास में सेंटर और दोबारा से एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में चारों ऑर्बिटल्स भी बनाती है। फिर तुम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन सेट किए, तो पहले वाले में दोबारा से 2 ही आ जाएंगे और अगले वाले वापस से 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला खाली है। ये ग्राउंड स्टेट और वो एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने वाली चीज है। अब जब तुम ग्राउंड स्टेट में बात करते हो, तो अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करेंगे, यहां से यहां तक की, दिस इज कॉल्ड कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। दिस इज एटॉमिक रेडियस, किसी भी एटम की नॉर्मल रेडियस जो उसके सेंटर से लेके बाहर के ऑर्बिटल तक निकाल के आते हैं, वो एटॉमिक रेडियस है। और जब आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके, तो वो कौन सी रेडियस है, आयनिक रेडियस। ये वाली जो रेडियस तो आयंस में कन्वर्ट होने का बनी, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, इससे तो बाहर क्यों जा रहा है, जानबूझ के, आयनिक रेडियस। अब एक बात ये बताओ कि एटॉमिक रेडियस में आयनिक रेडियस में कौन सी ज्यादा होने की संभावना है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी बढ़ गई उसको खींच के रखने की,
जैसे अपने पास में जो न्यूक्लियस है वही इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो अगर न्यूक्लियस के पास ज्यादा लोग होंगे तो वो मुश्किल से खींचेगा, और कम लोग होंगे तो अच्छे से खींचेगा। तो एक तो कम हुआ, कम से कम कुछ तो ताकत बढ़ी होगी। जैसे न्यूक्लियस की खींचने की ताकत है 10 न्यूटन की, मान लेते हैं, न्यूटन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसकी ताकत 10 से कम 10.1 तो बनी होगी, 11 तो बनी, कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा। अगर न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा होगी, न्यूक्लियस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो रेडियस कम हो जाएगी, एटम थोड़ा छोटा हो जाएगा। मेन बात है, सबसे पहले ये समझे कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है, और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडिया में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है, एटॉमिक रेडियाई नॉर्मल एटम, और आयनिक रेडियाई एक्साइटेड एटम, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन को देकर नापी जाती है, दैट इज आयनिक रेडियाई। और इंपैक्ट तो पड़ता है इलेक्ट्रॉन के जाने से भी और इलेक्ट्रॉन के आने से भी, उसकी रेडियस में कुछ ना कुछ चेंज हमेशा आते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल होने पर। और उसी बात को ध्यान समझना है। खैर, बेसिकली वापस से ध्यान से जाने, तो हर बार लिखना पड़ेगा नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, हर बार लिखना पड़ेगा, जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे बार बार। अगली चीज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो तुम खुद ही सोचो कि इनको याद करने के लिए ट्रिकों की क्या जरूरत है। जब प्रैक्टिस इतनी होती है तो फिर वो तो स्टार्टिंग में बताया जाता है जानबूझ के। एक चीज बताएं, इसका नंबर 21 क्यों है? इसका नंबर 21 है तो इसमें कितने प्रोटॉन्स पाए जाते होंगे? 21। अगर नंबर 22 है तो प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं? 22। जैसे इसका नंबर है 11 तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। इसका भी नंबर 11 ही है तो प्रोटॉन तो 11 ही है फिलहाल, लेकिन 11 पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था? 11 प्रोटॉन पहले कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे? 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, ठीक है। अब 11 प्रोटॉन कितने को खींच रहे हैं? 10 को खींच रहे हैं, तो साइज बढ़ा के घटा। पहले 11 खींच रहे थे, अब 11 10 को खींच रहे हैं, साइज में क्या चेंज आया? इंक्रीज या डिक्रीज? ये बताओ पहले तो। पहले 11 खींच रहे थे, अब 11 10 को खींच रहे हैं, तो साइज में क्या चेंज आएगा? डिक्रीज। बेसिक सी बात। अब इसी कहानी को यहां ध्यान से सुने। एटॉमिक रेडियाई की बात इकट्ठी चलेगी, वो तो वर्ड समझ में आता है कि एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या चीज है, वो तो हो गया। अब बात बस ये समझो कि रेडियस किस चीज पर डिपेंड करती है। रेडियस डिपेंड करेगी दो चीजों पर, रेडियस दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहली बात, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, इसको तो सबसे बढ़िया बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको शॉर्ट में सिंबल फॉर्म में लिखेंगे जेड इफेक्टिव, ध्यान रखना। और दूसरा ये डिपेंड करेगा शील्डिंग इफेक्ट पर। शील्डिंग इफेक्ट, इसको अपन लोग एक नाम से और जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शायद नाम सुना होगा, शायद सुना नहीं सुना है? तुम्हें कितना नाम सुना है शील्डिंग इफेक्ट का? 1 2 3 4 5, बाकी नाम नहीं सुना शील्डिंग स्क्रीनिंग का? क्या कोई नहीं, सुनना, अब सुनना, समझना ध्यान से। देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो खींचने की ताकत कम होगी या ज्यादा? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर न्यूक्लियस बढ़ता है, 11 से 12 से 13 से 14, न्यूक्लियस हैवी हो रहा है। जितना ज्यादा हैवी न्यूक्लियस होगा, खींचने की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर खींचने की ताकत बढ़ेगी तो साइज कम होगा। तो पहली चीज तो ये कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने पर रेडियस यानी कि साइज डिक्रीज करेगा, कॉमन सेंस। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता चला जाएगा, 11 12 13 14 15, न्यूक्लियस यानी कि उसके खींचने वाला जो मेन एलिमेंट है उसका साइज इंक्रीज होगा। अगर उसका साइज इंक्रीज होगा, खींचने की ताकत बढ़ेगी, और ताकत बढ़ने पे उनकी डिस्टेंस कम होगी, बढ़िया खींचेंगे, डिस्टेंस कम होगी, बढ़िया खींचेंगे, तो साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद में अगली चीज और है,
ये शील्डिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज है? स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूस द न्यूक्लियर इफेक्ट by inner electron repulsion, by inner electron repulsion। और इस बात का मतलब समझो ध्यान से, इस बात का मतलब ये है कि अगर अपने पास में कोई भी एटम हो, ये अपने पास में एटम्स के ऑर्बिटल्स और ये उसके सेंटर में पाई जाने वाली चीज जिसका नाम है न्यूक्लियस, ये था न्यूक्लियस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली घूम ही रहे होंगे, 1 2 3 जितने भी लगाए हैं लगा दिया, मैं गिन नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को बांध के खींच के कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के खींचने से ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के खींचने से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो पास रहते हैं। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इनको खींचने की ताकत भी बढ़ेगी और उतना ही साइज छोटा होता चला जाएगा। न्यूक्लियस कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, साइज छोटा होता चला जाएगा। तो कायदे से तुम देखोगे तो 21 से 22 से 23 से 24 से 25 से 26 27 28 29 30 होने पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगी और फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो बेसिक बात, एक बेसिक जनरल बात बताता हूं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ध्यान से एक एक करके, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक बात तुम्हें और दिखाई दे रही होगी, इस चैप्टर में कुछ सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूं, मैं टॉपिक का नाम डाला एटॉमिक रेडियस, उसी के अंदर जहां जो डायग्राम जितना मन किया वो सब बना रहा हूं। तो डिटेल एनालिसिस ही ऐसे है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है कि एनालिसिस चीजों का कि आखिर चीजें काम कैसे कर रही हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक एक करके सवाल के जवाब, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम क्या होगा? साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो बेसिक सी बात ये, पहली बात ये कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर फोर्स बढ़ेगी और फोर्स के बढ़ने पे एटम का साइज कम होगा, डिक्रीज करेगा। एक बात तो ये हो जाती है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी एटम का साइज डिक्रीज करेगा। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज का क्लियर कट अनुमान होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट सुनो कि आखिर ये शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट किस चीज को कहते हैं ना, इसे भी ध्यान से देखें, क्योंकि अगला पॉइंट ये भी है जो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा पेच डालेगा। देखो, सेम चार्ज लाइक और रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल्शन करेगा? रिपल्शन। तो जब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्शन फोर्स देगा, सभी को इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्शन फोर्स करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। मतलब न्यूक्लियस तो उनको खींचना चाह रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर भेजना चाहते हैं। तुम लॉजिकली अपने दिमाग से एक बात पूछो कि जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो जैसे वो पास आएंगे, पास आते ही इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और रिपल्शन से वो हो जाएंगे दूर। फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश कर रहा है और नेगेटिव चार्ज पास आते ही क्या करने लग जाएगा? रिपल्शन, और रिपल्शन होते क्या हो जाएगा? दूर। तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? न्यूक्लियस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे तो इन सभी पे तो नेगेटिव चार्ज है, इन सभी पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या क्रिएट होगा? रिपल्शन, और रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो ध्यान से बात सुनो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पास खींच रहा है, लेकिन उनके बीच के रिपल्शन से वो अपने आप से दूर जा रहे हैं।
तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज की जो फोर्स है उसको बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, पहले ये जवाब दो। उसको कम करेगा। न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, और जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आए, रिपल्शन होके वो दूर हो गए, तो न्यूक्लियस की जो फोर्स थी वो कुल मिला के डिक्रीज कर गई, और उसका साइज उस हद से कम नहीं हो पाएगा जिस हद से होना चाहिए था। तो ये जो इंटरनल रिपल्शन है उनके बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इस चीज को पहले ध्यान से एक बार लिख लें, जिससे कि हमारे दिमाग थोड़ा सही बातों को पढ़े। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इन शॉर्ट दूसरा नाम भी है इसका, शॉर्ट वर्ड तो नहीं है पर नाम दूसरा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये है क्या चीज, द इंटरनल रिपल्शन बिटवीन। अब इंटरनल वर्ड का इस्तेमाल भी अपन लोगों ने इधर लिख दिया ना, इनर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, द इनर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन which oppose the या फिर reduce the या decrease the, which decrease the effect of, which decrease the effect of nuclear charge, effect of nuclear charge is called screening effect, shielding effect is called shielding effect। तो पहले तो बेसिकली दो बातों को दिमाग में सोच के शांति से जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर उसका साइज कम करना चाहता है, लेकिन जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, पास आने से उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, उससे वो दूर जाएगा। तो दो लोग एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम करना चाहता है और उनके बीच का रिपल्शन उन्हें दूर करना चाहता है। तो आखिर ये जीत होगी किसकी, साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा? हेलो, बाद में हाँ अच्छा एक मिनट हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं, देखो ध्यान से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे फोर्स बढ़ेगी, साइज कम होगा, साइज कम होने पे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। मतलब एक आदमी उसको छोटा करना चाहता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट उस इफेक्ट को कम करके वापस साइज को बड़ा करेगा। तो आखिर साइज घटेगा या बढ़ेगा, ये सवाल है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है तो साइज कम होना चाहिए, लेकिन फोर्स बढ़ने पर रिपल्शन भी बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा तो साइज घटना भी चाहिए। मैं जीतेगा कौन है, तो मैं जीत किसकी वो ध्यान से देखें। आगे साइज का क्या इम्पैक्ट है अब दोनों केस में मिक्स कर लेते हैं। कुल मिला के साइज में दो रोल है, किस किस के, एक तो इफेक्ट के न्यूक्लियर के और दूसरे किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। एक बढ़ाना चाहता है और एक घटाना चाहता है। इसीलिए फाइनल आंसर सुने, फाइनल आंसर क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके अंदर जब तुम यहां से लेके यहां तक जाओगे तो डोमिनेंट कौन है, यहां डोमिनेंट है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है। मतलब ये कि इसकी चलेगी न्यूक्लियर चार्ज की, और न्यूक्लियर चार्ज के चलने का मतलब ये कि उनका साइज लगातार कम होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज चलती है 21, 22, 23, 24, 25 में चार्ज बढ़ जाता है इतना और वो उसको खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते हैं, रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाता। 21 से लेके 24, 25 तक रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और चार्ज के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाती है, उसको खींच के अपने पास रख लेगा तो साइज रिड्यूस होगा। पहली चीज तो ये, यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन आगे की कहानी में, यहां से यहां तक की कहानी में न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्शन दोनों लगभग सेम हो जाते हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज उसको छोटा करता है, रिपल्शन लगभग उसको उतना ही बड़ा कर देता है। तो यहाँ पे इन सभी का साइज कैसा रहेगा, यहाँ पे दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और
इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पे साइज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे साइज होगा कांस्टेंट। और बिल्कुल एट द एंड की बात कर ले, बिल्कुल एंड में जाके बात करें जिंक की, तो जिंक में कौन डोमिनेंट हो जाएगा, रिपल्शन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा रिपल्शन होने लग गया, इसीलिए इसका जो साइज है एकदम से वो हल्का सा इंक्रीज होगा इन पहले वालों से। यहाँ पे साइज लार्ज होगा, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर जाएगा हल्का सा, थोड़ा सा। लेकिन इस पूरी कहानी में भी एक अच्छा सा खेल है कि तुम्हें शायद गलत समझ में आ रहा है, अभी तुम्हें एक सही बात समझ में नहीं आ रही है, वो सही बात देख लो। अगर मैं इनके साइज को सर्कल्स की फॉर्म में बनाना शुरू करूं, मैं 10 गोले बनाऊंगा, ध्यान रखना, और 10 के 10 गोलों के अंदर कुछ खासियत होगी, वो समझ लेना। पहला स्कैंडियम का साइज, फिर टाइटेनियम का साइज, उसके बाद में वेनेडियम, उसके बाद में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब क्या समझ में आता है कि साइज पहली बार यहां से लेके यहां तक डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज क्यों नहीं किया, यहां से यहां तक का चार्ज कांस्टेंट क्यों, साइज कांस्टेंट क्यों, यहाँ पे डिक्रीज क्यों नहीं किया लगातार। साइज घट रहा है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज घटा 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 घटा, तो और लगातार क्यों नहीं घटा, वो छोटा ही क्यों नहीं होता चला गया। उसका जवाब है स्क्रीनिंग इफेक्ट। साइज से कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, चार्ज के बढ़ने के बाद भी साइज कांस्टेंट क्यों हुआ, रिपल्शन के कारण। इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, साइज कांस्टेंट होने का रीजन स्क्रीनिंग इफेक्ट। साइज कांस्टेंट हुआ इवन आफ्टर, साइज कांस्टेंट इवन आफ्टर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, even after increase in nuclear charge, और उसका रीजन ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्शन की वजह से वो ताकत बराबर कटती चली गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होने साइज हल्का सा इंक्रीज कर गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए थोड़ा सा। लेकिन अब भी ये पहले वालों से छोटा ही है, साइज पहले वाले छोटा रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखें। तो इस चीज को बनाए तरीके से बनाए, है ना। तुम्हारे दिमाग में शायद कुछ ऐसा कहे साइज कांस्टेंट, नहीं छोटे ही हैं ये वाले, छोटे ही हैं इनसे, क्योंकि आपस में कांस्टेंट है। चार्ज के बढ़ने पे साइज डिक्रीज किया और वो कहानी फिक्स थी। इसमें ग्राफ भी है फिर, है ना, तो अभी नहीं है ना, तो सेकंड फेज में डाला है, फेज 2 में ग्राफ डाले सारे के सारे, कि जब रिकैप करोगे तब बड़ी समझ आता है, जानबूझ के से डाले, क्योंकि पहला राउंड इसका बहुत हैवी है। अगर उसकी स्केल से नापने लग जाओ रेडियस वगैरह तो बात अलग है, वरना डिक्रीज, कांस्टेंट और स्लाइड इंक्रीज। सबसे बड़ा कौन सा साइज है किसका, सबसे बड़ा कौन है 10 में, स्कैंडियम। 10 में सबसे बड़ा स्कैंडियम है, चार्ज भी कम है, रिपल्शन भी कम है, तो फोर्स भी कम है, इसीलिए सबसे बड़ा स्कैंडियम। क्योंकि रेडियस दी भी गई है प्रॉपर्ली, पर लोग कुछ तक याद करनी है ज्ञान की ना, 118 ppm पर स्मॉल माइक्रोमीटर भी 118 118 170 118 119।
मैंने वो सब बता दिया ना सेकंड नंबर तो पहले चीजों की लॉजिकल स्टेटमेंट जान, क्योंकि अगर सारी बातें इकट्ठा कराने की कोशिश करेंगे ना फिर तो तबाह करेंगे। इसे दो फेज में डिवाइड किया है, लिख लिया, ये पूरा लिख लिया, आगे चलिए। हाँ भाई अगला है इसमें, इसको रोक देंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना। नंबर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसके लिए सभी लोग ना टेबल बना लें। 10 एलिमेंट है और 10/6 की, मैं तो भी ज्यादा बताऊंगा बेटा से। हाँ ध्यान से बात सुने, और इस पर ऊपर ना एलिमेंट लिख दे एक बात तरीके से वापस से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, एक छोड़ के लिखेंगे है ना। यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाएंगे और यहाँ पे लिखी जाएंगी इनकी स्टेट, यहाँ पे स्टेट लिखे जाएंगे इन सभी की। एक बात तुम खुद सोच के देखो, किसी आदमी को 12th क्लास में 21 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कितनी बड़ी बात है। मतलब डी&आई ब्लॉक नाम का पूरा चैप्टर, अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इतनी बार लिखने के बावजूद उसे याद नहीं है, तो इस बात का मतलब कहीं ना कहीं साफ साफ है कि यार किस लेवल पे जाके इसने पढ़ाई नहीं करी होगी। मतलब कोई एग्जामिनर बाद से आके पूछे 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर सुना, हमने उसको दांत दिखा दें, तो मतलब कितनी शर्म की बात है। पढ़ाने वाले के लिए भी आंखों में ये शर्म आ जाए कि यार हद है, बता यार नाउंड बात है, तो 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर सुना देता, भले तो कुछ ना आता इतनी बार लिखने के बाद। तो ध्यान से बात समझना कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाए तो पहली बात ये है कि तुम्हें ये सब याद ही होनी चाहिए, इनका बहुत बड़ा सिस्टम है भी नहीं, तो ये बहुत आसान है याद करना। तुम अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें इसमें बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। पहले मैंने स्कैंडियम छोड़ दिया, टाइटेनियम लिखना स्टार्ट किया, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, और मैं तो क्या देख लो, मैंने स्कैंडियम छोड़ के मैं निकेल तक गया हूँ, कॉपर जिंक छोड़ दिया मैंने। उसका मैं एक लेवल बढ़ा दो, +3, दोबारा से +3 लिख दो सब में, +3 +3 +3 +3 +3 +3, देखना सब ठीक है। एक बार और बढ़ा दो सब में, +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4, बस मतलब 22 से लेके 28 तक तो 2 3 4 सब लोग 2 3 4 दिखाई देंगे। उसके बाद में एक एक करके कम होना स्टार्ट होंगे, 3 लोग 5 दिखाएंगे, उसके बाद दोबारा से कम होंगे, वापस से 3 लोग 6 दिखाएंगे, अगले 3 लोग 6, और एक आदमी 7 दिखाएगा। जरा पेयर देखें, पैटर्न देखें, 3 4 5 6, तुम नहीं समझे, 3 लोग यहाँ पे, पहले दूसरे पे 3 लोग हैं, फिर यहाँ पे कितने लोग आए 4, यहाँ पे कितने आए 5, यहाँ पे कितने आए 6। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, Mn, कितनी 7 दिखाता, 6 दिखाता है, 2 3 4 5 6 7। हमने जवाब छोड़ा क्योंकि Mn और Cr में साइज, एनर्जी वगैरह का चक्कर किसका सेम, बॉन्डिंग वगैरह भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान से बात समझना, 2 3 4 मतलब यहाँ पे 3 वैलेंसी है, 3 है, इसकी 4 है, अगले की 5 है, अगले की 6, फिर दोबारा कम होना स्टार्ट हो गई, मतलब जो पहले बढ़ी थी वापस से कम होना भी स्टार्ट हो गई। वो वाला पैटर्न पर ध्यान से गौर कर लो, और द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इस पूरे खेल का, कुछ लोग हैं जिनकी वैलेंसी एक ही है, स्कैंडियम एक ओनली ऐसा एलिमेंट है जो 3 दिखाता है, बस +3 आएगा, स्कैंडियम की वैलेंसी +3 है, ना 1 ना 2 ना कुछ, फिक्स है। और पिछले वाले आदमी की वैलेंसी फिक्स है, जिंक की वैलेंसी कितनी लिखी हुई है +2, क्यों, क्योंकि अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन चेक करोगे तो 4s2 3d 10 है, तो अपने 10 इलेक्ट्रॉन के सेट को क्यों बिगाड़ेगा, पहली बात तो बिगाड़ेगा नहीं, बहुत खुश है वो, अपने आप पूरा भरा हुआ है। इसने ज्यादा जबरदस्ती करी उसके साथ में, 10 में से नहीं भाई, तू मेरे S में से दोनों ले जा, एक भी मत दे मुझे,
मैं एक लेके दुखी नहीं देना चाहता, दोनों के दोनों दे दे। तो जिंक ओनली +2 और स्कैंडियम ओनली +3, और इस पूरे 10 के 10 सेट में सिर्फ एक आदमी है जो 1 देता है। इस पूरे सेट में एक आदमी 1 देता है, बस एक आदमी, 1 कहीं नहीं है। कॉपर +1 भी देगा और +2 भी देगा, और यहां से सवाल क्रिएट होते हैं। पहली बार सभी का पैटर्न याद होना चाहिए कि टाइटल, मतलब तुम्हें ये पैटर्न याद होगा तो उसे लिखोगे अपने आप से कि यहाँ से 3 4 5 6, यहाँ पर 5 नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में भी ठीक है, ये तो सेम ही गए, कॉपर +1, जिंक और स्कैंडियम। तो एक सवाल 21 से लेकर 30 तक के बीच में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनकी बस एक एक ऑक्सीजन स्टेट है, एक पहले वाले की और एक आखिरी वाले की, स्कैंडियम की और जिंक की। कितनी कितनी है? पहले वाले की +3 है, बाद वाले की +2 है, एक की 3 एक की 2। इस पूरे सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो कौन है? कॉपर। और याद करने की बात है, सिंपल ऐसे एमसीक्यू आते हैं, सिंपल सीधी बात ये है, कौन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है? Mn। और मैक्सिमम कितनी है? 7। और मिनिमम कितनी है? 2। एक तो वो भी नहीं देता। मतलब बहुत सारे सवाल, क्यों, कौन कौन है इसकी सिंगल स्टेट है? 2 लोगों की, स्कैंडियम की, जिंक की, +3 और +2, एक स्टेट है। एक ही है जिसकी +1 है, कॉपर। और मैक्सिमम कौन से करता है? Mn। Mn की मैक्सिमम है कितनी? 7 बॉन्डिंग कैन क्रिएट एट ए टाइम। जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा, उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो करेगा, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी, हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन होगी। हाईएस्ट किसकी होगी? Mn की या Cr की? किसकी हाईएस्ट होगी? वो चेक करो, देखो अगर तुम्हारे दिमाग उस चीज को कैच करके पकड़ ले तो सवाल शुरू किया था, मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, ध्यान से इसको याद करना बहुत बड़ा काम नहीं है, बस तरीके से लिखना है। कुछ बारीक बातों का ध्यान रखना है कि एक सवाल ये भी आता है, क्या आयरन 5 दिखाता है? नहीं दिखाता आयरन 5। आयरन 5 नहीं है। 5 कौन कौन से शो कर रहे हैं, वो कहां तक याद करोगे? कितना याद करोगे? सिर्फ पूरी टेबल याद करो। कि पूरी टेबल लिखने का पैटर्न बहुत आसान है। स्कैंडियम और जिंक फिक्सन 3 और 2, कॉपर है 1, और बाकी सब में 2 3 2 3 2 3 4 5 6, दैट्स इट। ऐसे करके लिख के याद करना पड़ेगा, ध्यान से देख के, यहाँ तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। बेसिक सी बात ये भी थी कि व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट, कहते किसको? कि कोई भी एटम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट इज ऑक्सीजन स्टेट। ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और हम लोग शायद ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, MnCl2 +2, इसकी स्टेट निकाल लो। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? MnCl2 के ऊपर +2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड X मानो, इसकी मानी गई X, Cl की -2 और =2 में +2, उधर भेजेंगे तो X =2 में 4 हो सकती है क्या इसकी? हाँ हो सकती है, सही जवाब है। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं तुम्हारे सामने सवाल कुछ ऐसा लिख दूं, ऐसे करके CuCl2 की होल पावर +2, तो बन सकता है क्या? बना के देख लो। अगर तुम बनाओगे तो इस पे XCl पर -2 =2 में +2, उधर भेजेंगे तो X =2 में 2 + के 2, वहां से क्या निकल के आया? 4। कॉपर की 4 हो जाएगी। तो गलत क्या है? ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला इस हद तक गलत है कि तुम्हें इसके ऊपर +2 लगाना ही नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ी है। इसको CuCl2 लिखो तो शायद अब सही बैठेगा, ऊपर कुछ नहीं है, 0। अब निकाल के देखें तो फॉर्मूला बन सकता है। अब ठीक है, मतलब कि ये तुम्हें ये बताएगा कि जो तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे वो फॉर्मूले की स्टेट देखकर बता सकते हो कि वो सही भी है कि नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब तुमने अगले चैप्टर में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उन सभी की रेंज यही रही है। इसकी 1 या 2 से ऊपर नहीं आई होगी, इसकी 2 3 4 से ऊपर नहीं आई होगी। जो लिखी हुई है उनसे ऊपर गए ही नहीं होंगे, ये पक्का। इससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने लिखा गया फॉर्मूला सही है गलत। इसीलिए अपन लोग जब वो फॉर्मूला लिखते हैं ना, देख के लिखते हैं कि वो गड़बड़ ना हो, कि हाँ जो पहले से बने गए उन्हीं बने हुए उन्हीं को उठा के रख दो, उन्हीं को देख के समझा दो। ये ध्यान रखें। तुम लोग आगे जो पढ़ोगे उस टॉपिक का नाम आयनाइजेशन, एंथैल्पी, और भी बहुत सारे हैं, कल ही पढ़ोगे उसको ऑब्वियसली। ठीक है, तो करेंगे, रिवाइज रखें।
हाथ नंबर 7